ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर के लिए एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कहीं न कहीं लोग भूल जाते हैं, वो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स इंजीनियरिंग नॉन इंजीनियरिंग सभी ट्रेड्स में होती है। आईटीआई फर्स्ट ईयर में कोई भी ट्रेड हो आपकी, अगर वो आपकी कोपा है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, उसके अलावा मोटर मैकेनिक, व्हीकल, मशीनिस्ट, टर्नर, कोई भी हो, ठीक है। तो इसमें खास बात ये होता है कि इसमें ज़्यादातर पढ़ने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि इसमें 3-4 सेक्शन होते हैं, जिसमें से 2-3 सेक्शन हम पहले से ही पढ़े होते हैं। जैसे कि बेसिक इंग्लिश होती है, ग्रामर होता है, ग्रामर से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं, उसके अलावा थोड़ा बहुत आपका कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ज़्यादातर जिसको इंग्लिश और कंप्यूटर आता है तो ये सब्जेक्ट आराम से लोग पास हो जाते हैं। पहले का तो पैटर्न रहा है कि 25 क्वेश्चन आते थे एग्ज़ाम्स में, अब आगे एग्ज़ाम्स में किस तरह से आएंगे वो तो देखने को बाद में पता चलेगा। फिलहाल मैं बताऊं तो इसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, इसको तो मैं करवाऊंगा ही। उसके अलावा मैं बता दूं, ग्लोबल आईटीआई आप यूट्यूब चैनल ओपन करने के बाद प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है, ठीक है। प्लेलिस्ट पर आपको क्लिक करना है। अगर इसमें भी दिक्कत हो रही है तो मैं इसका लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के ढेर सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। वहाँ पर हमने आपको मॉडल पेपर सॉल्व करवाए हैं, ठीक है, या उसके अलावा एमसीक्यूज करवाए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाए हैं। लगभग 25 to 30 वीडियोज़ हैं। सिर्फ इतना ही आपको देखना है, सिर्फ देखना नहीं है, अच्छे से उसको ध्यान रखना है। बहुत इजी और बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। तो 25-30 वीडियो इस प्लेलिस्ट में आप देख लीजिए, आराम से आप इस सब्जेक्ट में अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। बाकी ये जो पीडीएफ है, पीडीएफ भी आप ग्लोबल आईटीआई से जो वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये वेबसाइट है www.globaliti.org। उसमें आपको जाना है, उसके बाद आप राइट साइड में ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो उसमें एक कोर्स का ऑप्शन होगा, कोर्स में आप क्लिक करेंगे तो आपको देखेंगे फिटर वगैरह बहुत सब चीज़ें होंगी, उसमें आपका एम्प्लॉयबिलिटी भी एक कोर्स मिल जाएगा। वहाँ पर हालांकि आज की डेट में आप चेक करोगे तो पीडीएफ कम होगा, लेकिन आने वाले एक आध हफ्ते में वहाँ पर ढेर सारे पीडीएफ कंटेंट मैं दे दूंगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रिलेटेड, जो आपको आसानी होगी एग्जाम्स में प्रिपरेशन करने के लिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एक चैप्टर होता है एंटरप्रेन्योरशिप, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है और इंग्लिश में है, बट डोंट वरी, मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा और बहुत ही ईजी लगेगा आपको। थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अ पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद द स्टार्टिंग बिजनेस इज कॉल्ड। ये कह रहे हैं एक ऐसा आदमी जो बिजनेस को स्टार्ट करता है, ठीक है, या बिजनेस से जुड़ा होता है, तो उसको क्या कहते हैं। तो उसको अगर आप हिंदी में, इससे पहले बहुत सी वीडियोस हैं मेरी जो हिंदी में है, अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे इन सब चीज़ों को मैंने बताया है। जो बिजनेस करता है या बिजनेस को स्टार्ट करता है उसको उद्यमी कहते हैं, और बिजनेस या जो वर्क होता है उसको करते हैं तो उसको उद्यमिता कहते हैं, ठीक है। तो उद्यमी को इंग्लिश में कहते हैं एंटरप्रेन्योर, ठीक है, एंटरप्रेन्योर, और उद्यमिता जो होता है एंटरप्रेन्योरशिप हो जाता है, SHIP जोड़ देंगे, ठीक है। तो किसी भी उद्यम को, उद्यम मतलब कोई बिजनेस, धंधा, काम आप शुरू करते हैं तो जो शुरू करने वाला होता है उसको उद्यमी यानी एंटरप्रेन्योर कहा जाता है, और उस धंधा या बिजनेस को एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे वही कह रहा था कि किसी बिजनेस को स्टार्ट करने वाला जो पर्सन है, एक पर्सन जो जुड़ा है या जो स्टार्ट कर रहा है बिजनेस को, उसको क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे एंटरप्रेन्योर। तो इसलिए यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज कंपेयर टू स्मॉल स्केल बिजनेस लार्ज स्केल बिजनेस रिक्वायर्ड। ये कह रहा है कि अगर स्मॉल स्केल बिजनेस मतलब कोई छोटा बिजनेस है, उसके कंपैरिजन में बड़े बिजनेस में किस चीज़ की ज़रूरत होगी। तो अगर बड़ा बिजनेस है तो उसमें ज़्यादा चीज़ें चाहिए होंगी, कुछ भी हो वो छोटे से ज़्यादा चाहिए हो। छोटे से अगर पैसे की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो छोटा बिजनेस है तो उसमें कम लगेगा, बड़ा बिजनेस हो तो उसमें ज़्यादा लगेगा। तो यही पूछ रहा है कि छोटे के कंपैरिजन में बड़ा जो है क्या लगेगा। तो बड़े बिजनेस के लिए कम आदमी तो लगेंगे नहीं, कम पैसा तो लगेगा नहीं। कैपिटल मतलब पूंजी की बात करें, पैसे की बात करें, तो ये तो कम तो लगेगा नहीं। मोर नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, स्मॉल लगेगा नहीं, कम नहीं लगेगा। जहाँ जहाँ लेस या स्मॉल की बात है ये सब ऑप्शन गलत हो जाएंगे। बड़े बिजनेस के लिए ज़्यादा आदमियों की ज़रूरत होगी, तो ऑप्शन सी सही होगा। मोर नंबर ऑफ पीपल्स मतलब छोटे बिजनेस की अपेक्षा बड़े बिजनेस के लिए ज़्यादा आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए
आंसर सी सही होगा 2 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट चलते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल्सो टर्म्ड एज, अभी कुछ देर पहले मैंने बोला था आपको कि एंटरप्रेन्योर से ही बना है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेस करने वाला, और एंटरप्रेन्योरशिप मतलब बिजनेस, यानी उद्यमी किसको कहते हैं? अगर इतना रहेगा आपका तो उसको उद्यमी कहेंगे, और ये पूरा अगर शब्द होगा तो उद्यमिता, ठीक है, मतलब कोई रोजगार। तो इसको क्या कह सकते हैं? तो इसको हम कह सकते हैं इन्वेस्टर एम्प्लॉयर, मतलब पैसे लगाने वाला, इन्वेस्ट करने वाला, एम्प्लॉयर मतलब नौकरी देने वाला, एम्प्लॉयमेंट सीकर मतलब नौकरी की तलाश करने वाला। तो ये सब नहीं होगा, स्वरोजगार होगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। मतलब हम अगर कोई शॉप खोलते हैं, वेल्डिंग शॉप खोलते हैं या कोई भी शॉप खोलते हैं, तो हम क्या हुए, हम स्वरोजगार करते हैं ना, उसी को आपका क्या कहते हैं, उसी को एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, उद्यम उसी को कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है, इसलिए तीसरा का आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन 4। स्वॉट एनालिसिस में जो है, ये कह रहे हैं स्वॉट एनालिसिस एस स्टैंड फॉर, कि जो स्वॉट एनालिसिस होता है उसमें एस को क्या कहते हैं, ठीक है। स्वॉट मतलब होता क्या है, किसी बिजनेस में, जैसे आपने काइजेन वगैरह पढ़ा होगा, उसी तरह से एक बिजनेस को समझने के लिए शुरू करने से पहले उसमें क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानी है, उसमें क्या अगर हम बिजनेस करने जा रहे हैं तो हमारे अंदर उस बिजनेस के प्रति क्या अच्छा है, मतलब क्या हमारी कमजोरियां हैं, मौके क्या हैं, उसमें परेशानियां क्या क्या आ सकती है, उसी के एनालिसिस के लिए बनाया गया होता है स्वॉट टूल्स, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होता है, इसको भी मैंने अपने पहले की वीडियोस में बताया हुआ है, उनको जरूर आप देखिएगा। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। स्ट्रेंथ मतलब किसी बिजनेस के, अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम चिप्स बनाने जा रहे हैं, तो चिप्स बनाने में हमारी, मतलब हमारे अंदर ऐसी क्या अच्छी चीज़ है कि हम चिप्स बनाने में सफल होंगे, वो हमारी स्ट्रेंथ कहलाएगी। वीकनेस मतलब ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम चिप्स के बिजनेस में फेल हो सकते हैं, वो वीकनेस कहलाएगी। अपॉर्चुनिटी मतलब कहाँ ऐसा क्या मौका है या ऐसी कौन सी मार्केट है जिसको देखते हुए हम चिप्स बना रहे हैं कि हमारी जो वहाँ पे खपत ज़्यादा होगी सॉरी। और थ्रेट्स मतलब उसमें जो जो परेशानियाँ आ सकती हैं, ठीक है। तो ये सब होता है। तो इसी तरह पूछ रहा है कि स्वॉट एनालिसिस में एस का मतलब क्या है, तो एस का मतलब क्या होगा, स्ट्रेंथ। आंसर बी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के कुछ लाइव क्लासेस भी हमने अपलोड किया है, आप उसको प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा, वहाँ से मैंने आपको पढ़ाया है। इन एन इकोनॉमिक ग्रोथ रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर, ठीक है। ये कह रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब पैसे के रूप में, अगर हमारी पूंजी बढ़ती है किसी बिजनेस की, तो उसमें एंटरप्रेन्योर मतलब उस बिजनेस को करने वाले का क्या रोल होता है। अगर पूंजी बढ़ानी हो, मतलब पैसे को बढ़ाना है या ज़्यादा कमाई करनी हो, तो एक एंटरप्रेन्योर मतलब जो बिजनेस करने वाला है उसका क्या रोल है, मतलब उसका कार्य क्या है। जनरेट अनएम्प्लॉयमेंट मतलब वो नौकरियों से नौकरियाँ बेरोजगारी फैला दे, ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। एक्चुअल में इसमें क्या होता है, इम्प्रूव कैपिटल इनकम, ठीक है। जो कैपिटल इनकम है उसको बढ़ाने का ही काम है किसका, एक एंटरप्रेन्योर का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि इकोनॉमिकल ग्रोथ की बात कर रहा है, पूंजी की बात कर रहा है। अगर कैपिटल इनकम बढ़ाएंगे तो पूंजी बढ़ेगी। इन स्वॉट एनालिसिस विच पेयर इज हेल्पफुल, ये कह रहे हैं जो स्वॉट के मैंने आपको चार बताया था ना, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, तो कह रहा है इसमें से कौन सा ऐसा दो पेयर है जो हेल्पफुल है, हमें हेल्प करता है। जैसे इसमें कुछ ऐसी अच्छी भी चीज़ें थी, जैसे स्ट्रेंथ हो गई, अपॉर्चुनिटी हो गई, ये सब अच्छी चीज़ें हो गई। वीकनेस और थ्रेट ये तो बुरी चीज़ हो गई ना, कि हम कमज़ोर हैं या हमें कोई परेशानी आ सकती है बिजनेस में, तो यही पूछ रहा है। तो देखना है स्ट्रेंथ वीकनेस नहीं, ये आपका स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी यही जो है हेल्पफुल है। स्ट्रेंथ मतलब आप उसको सक्षम है, आपके अंदर कुछ ऐसी शक्ति है कि उस बिज़नेस को आप अच्छा चला सकते हैं, और अपॉर्चुनिटी मतलब उस बिज़नेस चलाने के लिए आपको मौका भी मिले, ठीक है।
स्ट्रेंथ आपकी ये है कि आप बहुत बढ़िया चिप्स बना सकते हैं, और अपॉर्चुनिटी मतलब आपको ऐसी जगह पे वो चिप्स बनाना है जहाँ पे उसकी खपत भी हो जाए। ऐसा नहीं कि आप चिप्स बना रहे हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे लोग चिप्स खाना ही पसंद नहीं करते हैं, तो वही चीज़ अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा और स्ट्रेंथ की। तो यही दो ऐसे पेयर हैं जो कि स्वॉट एनालिसिस में अच्छे होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, इसलिए आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। मनी इन्वेस्टेड इन परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल, पेमेंट ऑफ वेजेज, सैलरी, रेंटल, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह किसके अंतर्गत आते हैं? ये कह रहे हैं कि अगर हम एक कंपनी चला रहे हैं, एक बिजनेस चला रहे हैं, उस बिजनेस को चलाने के दौरान अगर हम सामान खरीदते हैं, रॉ मटेरियल मतलब हम लोहे की चादर फॉर एग्जांपल खरीद रहे हैं और उससे हम कुछ और सामान बना रहे हैं, तो लोहे की चादर क्या रॉ मटेरियल हो गया। सैलरी दे रहे हैं, उसके बाद किराया दे रहे हैं, बिजली का बिल वगैरह दे रहे हैं, तो ये सब किसके अंतर्गत आता है? तो ये सब जो हमारी होती है वो हमारी वर्किंग कैपिटल होती है। वर्किंग कैपिटल मतलब जो काम को करने के दौरान जो हम पैसा खर्च करते हैं वो वर्किंग कैपिटल होता है। फिक्स्ड कैपिटल जैसे हमने जो चीज़ इन्वेस्ट कर दिया, अगर हमने कोई इनकम के तौर पे जैसे हमने एक मशीन खरीद लिया 10 लाख रुपए की, या एक ज़मीन खरीद ली जहाँ पर प्लॉट लगा जो मशीनरी लगा रहे हैं, तो ज़मीन जो फिक्स हो गया ना, तो उस टाइप की कैपिटल फिक्स हो गई। कैपिटल इन लॉन्ग टर्म ऐसी चीज़ें जो मतलब काफ़ी दिनों तक लगी रहे, वो पैसा वहाँ लगा रहे। लेकिन वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वो खर्च होता रहता है, डेली भी ये खर्च होता है, रोज़ का रोज़ भी खर्च होता है, मंथली खर्च होता है। तो इसीलिए पूछ रहा है कि ये सब जो पैसे हम लोग इन्वेस्ट करते हैं सामान को खरीदने में, सैलरी वगैरह देने में, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये सब वर्किंग कैपिटल के अंतर्गत आते हैं, इसलिए 7 का आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। MSME स्टैंड फॉर मतलब MSME का फुल फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है। तो ये होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। तो आपको स्पेलिंग देख लेना है। माइक्रो, देखिए ये स्पेलिंग गलत है, ये आपका ये सही है, इसको ध्यान से देख लीजिए। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ठीक है, इसका आंसर सी सही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी में इसमें थोड़ा बहुत स्पेलिंग का हेर फेर है, ठीक है। 8वें का सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। द इंटरप्राइजेज इंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज नोन एज। ये कह रहे हैं कि कोई ऐसी कंपनी इंटरप्राइजेज जो चीज़ें बनाती हो, जैसे कि अगर कोई कंपनी है वो कार बना रही है, ठीक है, क्या कर रही है? कार प्रोड्यूस कर रही है, कार का प्रोडक्शन कर रही है, तो ऐसी कंपनी को क्या कहेंगे? जो सामान बनाती है। एक तो सर्विस देने वाली कंपनी भी होती है ना, यहाँ सर्विस की बात नहीं कर रहा, जो सामान बनाने वाली कंपनी जो होती है उनको क्या कहते हैं? तो हम उनको मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस कहते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चर करती हैं मतलब वो चीज़ों को बनाती हैं, वो प्रोडक्ट तैयार करती हैं, इसीलिए यहाँ पे कह रहा है प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज होती है। सर्विस वाली जो होती है वो तो सर्विस देंगी, और माइक्रो और मैक्रो से यहाँ कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पे 9th का आंसर ए सही होगा। मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज मतलब जो सामान को बनाती हैं, प्रोडक्शन करती हैं, उनको क्या कहते हैं? तो उनको मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज या इंटरप्राइज कहते हैं। 9th का ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। द एक्सपेंशन ऑफ GDPs, यहाँ पर GDP का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो GDP का नाम तो एक्चुअल में आप लोग बहुत सुनते आ रहे होंगे ना, कि भारत की GDP बढ़ रही है, घट रही है। तो GDP का मुझे लग रहा है मोस्ट ऑफ जो भी आप लोग हैं स्टूडेंट्स जो वीडियो देख रहे हैं, मैक्सिमम लोगों को इसका जो आंसर है वो पता होगा। तो इस आंसर को मैं आप लोगों पर छोड़ रहा हूँ, ABCD। आपको कमेंट करके बताना है कि GDP का फुल फॉर्म क्या है। अगर नहीं पता है तो अभी गूगल कीजिए और इसको आंसर दीजिए आप कमेंट में। नेक्स्ट चलते हैं। कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं जिनका फुल फॉर्म है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब जैसे ये बहुत सी चीज़ें होती हैं, आपको डूडा मिलेगा और इस तरह से बहुत से फुल फॉर्म्स हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में, जो कि पहले वीडियोस में आपको बताए गए हैं, और पहली वीडियो ज़रूर देखिए अगर अच्छे नंबर आपको पाना है तो। यहाँ पर एक नया फुल फॉर्म देखने को मिल रहा है, सीडो। तो सीडो का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है ये जो कि छोटी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने में उनकी हेल्प करती है, उनको फाइनेंस करवाती है बहुत सारी चीज़ों में। गवर्नमेंट की ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसी बहुत सी होती हैं, रूरल डेवलपमेंट के लिए होती हैं, अथॉरिटीज़ होती हैं अलग अलग टाइप की। तो उसी तरह से सीडो जो है वो क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है। आंसर ए। नेक्स्ट चलते हैं।
विच इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर फॉर डिसाइडिंग द स्टेटस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज। ये बात कर रहे हैं एक ऐसी इंटरप्राइजेज जो कि मैन्युफैक्चरिंग करती है, मतलब जो प्रोडक्शन करती है, तो उसके स्टेटस को क्या चीज़ ऐसा है इसमें से चारों ऑप्शन में से जो उसके स्टेटस को शो करेगा कि वो जो इंडस्ट्री है कैसी है, मतलब बड़ी है, छोटी है, या फिर वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, कितना उसकी कैपेसिटी है, छोटी है मतलब कंपनी या बड़ी कंपनी, इस टाइप की चीज़ें। तो ये आपको क्या दिखाएगा, तो उसके पास वर्किंग कैपिटल है, कितना पैसा है वो मैटर नहीं करता, बिल्डिंग और ज़मीनें कितनी है ये भी मैटर नहीं करता, या एम्प्लॉयज़ को सैलरी कितना देता है, हो सकता है खुश होके 5,000 वाले एम्प्लॉय को 50,000 सैलरी दे रहा हो, तो ये सब मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि उसका जो प्लांट है प्रोडक्शन का और उसके पास मशीनें कितनी हैं, ये चीज़ मेंशन करेगा कि वो इंडस्ट्री किस लेवल की है, बड़ी इंडस्ट्री है, छोटी इंडस्ट्री है, नेशनल लेवल की है, इंटरनेशनल लेवल की है। ये क्या दिखाएगा कि उसके पास जो प्लांट है, जो सेटअप है वो कितना अच्छा है, और उसके पास जो मशीनरीज हैं वो कितनी सारी, जितनी ज़्यादा मशीनरीज होंगी उतना ज़्यादा ही वो क्या करेगा, वो प्रोडक्शन करेगा, उतनी बड़ी कंपनी वो कहलाएगा। ठीक है, तो किसी भी कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फील्ड की बात कर रहे हैं तो उनका स्टेटस कैसे डिफाइन होगा, वो डिफाइन होगा उनके पास कितने प्लांट और उसमें जो मशीनें लगी हैं वो कितनी है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी सही होगा 12th का। नेक्स्ट चलते हैं।